Guys, this is Kamlesh Verma and I welcome you all in Aurora IAS, and this is lecture number 2 of our economic shield series in which we are discussing मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट की शुरुआत की थी। मेनली वहाँ पर हमने दो चीज़ें डिस्कस की थी। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ हमने ये डिस्कस की थी कि भाई मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में डिफरेंस क्या है। ठीक है, उसके बाद हमने दो टाइप के मनी मार्केट देखे, एक ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट और दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। और हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा था? और अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। सो हमने इसका डिस्कशन आगे थोड़ा सा कंटिन्यू रखा। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था वो था रेट ऑफ इंटरेस्ट का, कि यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे डिटरमाइन होता है। तो मैंने दो चीज़ बताई थी, एक थी गुडविल, ठीक है, किस कंपनी की कितनी कमांड है, मतलब कितना ट्रस्ट है लोगों को उस कंपनी के ऊपर, तो वहाँ पर इंटरेस्ट रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। एग्जाम्पल मैंने दिया था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का। ठीक है, यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ अप्लाई नहीं होगी बिकॉज 365 डेज से लेस नहीं होती है, बट फिर भी एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, गवर्नमेंट सिक्योरिटी सबसे सेफेस्ट होती हैं जस्ट बिकॉज कि वहाँ पर क्या मिलता है, हमें सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी मिलती है। जब सिक्योरिटी ज़्यादा मिलेगी, सिक्योरिटी मतलब कि सबसे ज़्यादा सेफेस्ट, कि हाँ भाई गवर्नमेंट जब उसने बोला है तब वो पैसे रिटर्न कर देगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इंटरेस्ट रेट भी कम रहेंगे बिकॉज जहाँ से चांसेस ज़्यादा रहती है कि पैसे वापस आ जाएंगे, वहाँ पर इंटरेस्ट रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट में आप देख सकते हैं इंटरेस्ट रेट मुश्किल से 4%, 5%, 6%, मतलब 6% से ऊपर नहीं जाएगा, वो भी जब आप 5 साल से ऊपर का इन्वेस्टमेंट लाते हो। लेकिन वहीं अगर आप बात करें किसकी, म्यूचुअल फंड्स की, SIP की, तो इन सब के अंदर ऑटोमेटिकली जो इंटरेस्ट रेट ही आप कह सकते हैं 12% के ऊपर से चालू होता है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर रिस्क है, यहाँ पर रिस्क ये है कि भैया हो सकता है आपका पैसा वापस ना आए या फिर जितना है उसमें से थोड़ा बहुत कट जाए। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई चांस नहीं है, यहाँ पर फिक्स है कि भैया आपको जितना बोलेगा उसके ज़्यादा ही मिलेगा इंटरेस्ट रेट लगा के। तो ये हो गई गुडविल। दूसरी चीज़ आती है डिमांड एंड सप्लाई, कि भैया मार्केट में कितने लोग देने वाले हैं और कितने लोग लेने वाले हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर डिमांड करने वाले ज़्यादा हैं और सप्लाई बिल्कुल कम है तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, तो जाके एक बार चेक कर लेना। इसके बाद अगर सप्लाई करने वाले ज़्यादा हैं और डिमांड करने वाले कम है तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने सब कुछ अच्छे से बताया था। अब आज हम चालू करने जा रहे हैं दो एस्पेक्ट मनी मार्केट के। तो कौन कौन से दो दो एस्पेक्ट? सबसे पहला एस्पेक्ट तो ये है कि भाई हु आर द पार्टिसिपेंट्स ऑफ मनी मार्केट। ठीक है, हु आर द पार्टिसिपेंट ऑफ मनी मार्केट। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन पार्टिसिपेंट होते हैं मनी मार्केट के। इसके बाद वी विल स्टडी कि भैया व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट, मतलब सिर्फ आई विल गिव यू द लिस्टिंग, इसके बाद डिटेलिंग बाद में करेंगे। और थर्ड स्टेप में वी विल सी कि भैया हाउ मनी मार्केट वर्क्स। ठीक है, हाउ मनी मार्केट वर्क्स। ठीक है, और उसके बाद ये जो इंस्ट्रूमेंट्स मैंने यहाँ पर बताया आपको, इनका आई विल गिव यू सम एक्सप्लेनेशन पार्ट, भैया इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, बिकॉज इससे UPSC 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, तो एक्सपेक्टेड है कि दोबारा भी पूछे। ठीक है, अगर टाइम बचेगा तो आई विल स्टार्ट विद दिस, अदरवाइज आज हम इसको कंप्लीट करेंगे, फिर थर्ड लेक्चर में इंस्ट्रूमेंट को कंप्लीट करके वी विल दैट बाइंड अप दिस मनी मार्केट पार्ट, एंड फ्रॉम द अपकमिंग लेक्चर्स वी विल बिगिन विद कैपिटल मार्केट। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं? क्या पार्टिसिपेंट्स वही होंगे जो लैंड करेंगे? ठीक है, सिर्फ लैंडर को हम पार्टिसिपेंट कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि इंडिविजुअल आप मनी मार्केट में जाके लैंड कर रहे हो, हमारे हर्षद मेहता साहब जो लैंड करने वाला हमसे नहीं है, वो तो बोरो करने वाला हमसे, बट फिर भी मान लीजिए जो बैंक्स हैं, ठीक है, बैंक्स लैंड कर रहे हैं, तो बस क्या वो पार्टिसिपेंट्स हैं मनी मार्केट के? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो भी मनी मार्केट में पार्टिसिपेट करता है, भले वो बोरो करे चाहे लैंड करे, उनको हम पार्टिसिपेंट्स कहेंगे किसके? मनी मार्केट। जैसे फॉर एग्जांपल हर्षद मेहता, ठीक है, ये ही वॉज द वन हु वॉज बोरोइंग द मनी। ठीक है, ही वॉज द वन हु वॉज द बोरोइंग मनी। इस बार दूसरी तरफ कौन आता है? दूसरी तरफ आते हैं हमारे जो लेंडर होते हैं, फॉर एग्जांपल बैंक, SBI। ठीक है, तो जो भी लैंड और बोरो करेंगे इस मार्केट में आके, उसको हम बोलेंगे पार्टिसिपेंट ऑफ द मनी मार्केट। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट कुछ पार्टिसिपेंट्स होते हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा, खासतौर पे एक एक्सेप्शन वाला बताऊंगा, उनको भी याद रखिएगा। सबसे पहले तो आता है गवर्नमेंट। ठीक है, सबसे बड़ा पार्टिसिपेंट होता है गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट मैंने आपको बताया था खुद से ये सब डील नहीं करती है, उसने उसके लिए अपना एक मैनेजर रखा है जिसको हम कहते हैं RBI। मैंने बताया था गवर्नमेंट के बिहाफ में डेप्ट मैनेजिंग करता है और भी बहुत सारे काम करता है, तो ये उसमें से एक काम है। ठीक है, सो RBI ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, अगर कहीं पर लिखा रहेगा गवर्नमेंट इज पार्टिसिपेंट, ठीक है, गवर्नमेंट इज पार्टिसिपेंट ऑफ द मनी मार्केट थ्रू RBI, तो वो स्टेटमेंट सही होगी। ठीक है, RBI सिर्फ मैनेजमेंट करता है। ठीक है, समझ में आया? ओके। इसके बाद बैंक्स, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, बैंक्स रहेंगे। लेकिन याद रखना RRBs, मतलब रीजनल रूरल बैंक्स को पार्टिसिपेशन नहीं दिया जाता है। RRBs आर नॉट अलाउड टू इन्वेस्ट इन मनी मार्केट, ये एक्सेप्शन है, इसको भैया रट लेना, भूलना नहीं। ओके। इसके बाद तीसरे में आते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मैंने आपको बताया था, कुछ NBFCs हो गई,
इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, म्यूचुअल फंड्स हो गए, ये सब लोग भी आके पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अब देखो जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो लोग कुछ, अब म्यूचुअल फंड इतना अर्न कैसे करते हैं, तो कुछ सिंपल सी बात है, कुछ प्रॉफिट ये लोग काफ़ी फिक्स्ड अमाउंट पे डालते हैं कि यहाँ से पैसा रिटर्न होगा, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गई या गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, ट्रेजरी बिल्स हो गए, यहाँ पर डालते हैं। और फिर कुछ पैसा ये लोग डालते हैं काफ़ी रिस्की एसेट में, लाइक फॉर एग्जांपल माल्या साहब के एसेट में। वहाँ पर भले रिस्क ज़्यादा है, लेकिन हो सकता है अगर पैसे वापस आए तो बम्पर पैसे वापस आएंगे। इसके बाद जो भी एक्सपेंस रेशियो रहता है आपकी SIP का, उसके हिसाब से ये लोग पैसे काट लेते हैं, ठीक है। इसके बाद टॉप रेटेड कॉर्पोरेट्स, एग्जांपल टाटा, रिलायंस और जो भी बड़ी बड़ी कंपनी है सब रहती है। इसके बाद इंडिविजुअल इन्वेस्टर, मतलब आप, मैं, हम सब भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं मनी मार्केट में, ठीक है। हम सब भी चाहें तो ये सिक्योरिटीज़ खरीद सकते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया कि पार्टिसिपेंट कौन है, जैसे फॉर एग्जांपल कि लैंडर्स एंड बोरोवर्स, ठीक है। अब आप बताओ, अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ फाइट का, कि देयर इज अ फाइट बिटवीन 2 पर्सन, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, उनको कुछ इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए लड़ने के लिए। आप हाथ को भी इंस्ट्रूमेंट रख सकते हो कि हाँ भैया मैं हाथ का यूज़ कर रहा हूँ, पैर का यूज़ कर रहा हूँ, इसके बाद फाइट कर रहा हूँ, या फिर आप तलवार का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इंस्ट्रूमेंट इज़ नीडेड, ठीक है। अगर आपको मार्केट में गेम खेलना है, यहाँ पर आपने पार्टिसिपेट तो देख लिया, यहाँ पर भैया हमारे ये A पर्सन है, यहाँ पर बैंक्स हैं और यहाँ पर हर्षद मेहता है, लेकिन उसके बीच में खेलने के लिए कोई गेम चाहिए ना, कुछ BR चाहिए या फिर सिक्योरिटी चाहिए, कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। तो वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो मनी मार्केट में यूज़ होते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट आता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द फॉर्म ऑफ बिल्स, ठीक है। मैंने आपको बताया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यहाँ पर नहीं चलती, बिकॉज उनका ड्यूरेशन 365 डेज से ऊपर का होता है, इसलिए उनको यहाँ पर जो गवर्नमेंट इशू करती है अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स, उनको बिल्स कहा जाता है, ठीक है। याद रखना बिल्स का मतलब क्या होता है, इनको यूजुअली ट्रेजरी बिल्स कहा जाता है। इसको मैं थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा व्हेन आई विल टीच अबाउट द बिल्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। इसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तीसरे नंबर पे आते हैं कमर्शियल पेपर्स, ठीक है, कमर्शियल पेपर्स, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पर बताया ये तीनों डिफरेंट डिफरेंट लोगों के द्वारा इशू किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखोगे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो रहते हैं वो बैंक्स के द्वारा इशू किए जाते हैं, ठीक है। कमर्शियल पेपर जो इशू किए जाते हैं टॉप रेटेड कॉर्पोरेट्स के द्वारा इशू किए जाते हैं। अब थोड़ा इसमें और डिटेल में जाते हैं, इसके बाद और अच्छे समझ में आएगा आपको। देखो ध्यान समझने की कोशिश करो, मैंने आपको बताया हमें मार्केट समझना है, ठीक है, हमें मार्केट समझना है। अब मार्केट में सबसे पहले तो हमें खेलने वाले दो बंदे चाहिए, तो हमने लैंडर और बॉरोवर का इंतजाम कर लिया पिछली स्लाइड में, ठीक है। अब हमें उनके हाथ में कुछ हथियार देने हैं, तभी वो लोग लड़ सकते हैं। तो हथियार के लिए हम क्या दे रहे हैं, बिल्स। ये तो आपको समझ में आ गई, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द फॉर्म ऑफ बिल्स, ठीक है। तो ये आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन देखो जो गवर्नमेंट इशू करेगी उसको बिल्स बोलेंगे, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, वही चीज़, वही सेम नेम, और उसको थोड़ा डिस्टिंक्शन करने के लिए कि भैया बैंक्स जो इशू करेंगे उसको कुछ और बोलेंगे, जो हमारे कॉर्पोरेट इशू करेंगे उनको कुछ और बोलेंगे, तो बस यहाँ पर डिफरेंट नाम रख दिए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर गवर्नमेंट इशू कर रही है अपने डॉक्यूमेंट, तो उसको ये लोग बिल्स बोल रहे हैं, ठीक है। जब बैंक्स इशू करेगी तो उसको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बोलेंगे, ठीक है। लेकिन वही जब डॉक्यूमेंट कौन कॉर्पोरेट इशू करेगी तो उसको अपन कमर्शियल पेपर्स बोलेंगे, ठीक है, कमर्शियल पेपर्स बोलेंगे। समझ में आया इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है। यहाँ पर 3 इंस्ट्रूमेंट से पूरा मार्केट का गेम खेला जाता है। सबसे पहले आते हैं बिल्स, ठीक है, बिल्स आर इशूड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं क्या, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, दीज आर इशूड बाय बैंक्स। इसके बाद तीसरे नंबर पे आती है क्या, कमर्शियल पेपर विच आर इशूड बाय कॉर्पोरेट्स, ठीक है। तो आई थिंक अब आप समझ गए हैं कि भैया मार्केट में हमारे पास लैंडर बोरोवर की कमी थी, वो हमने पूरी कर दी पिछले स्लाइड में, और इसमें हमने इस बार इंस्ट्रूमेंट पकड़ा दिया। अब देखो यहाँ पर काम कैसे होता है मनी मार्केट में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो काम कैसे होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे माल्या साहब आए, यहाँ पर रेड करना पड़ेगा क्या, हाँ, क्या हमारे, मान लो ये माल्या साहब है, ठीक है, ये हमारे विजय माल्या। अब विजय माल्या साहब को चाहिए किंगफिशर को बढ़ाने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है, ठीक है, किंगफिशर को बढ़ाने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो इनके सामने दो ऑप्शन आते हैं, ठीक है, इनके सामने दो ऑप्शन आते हैं कि भाई मुझे शॉर्ट टर्म में पैसा चाहिए कि लॉन्ग टर्म में। तो माल्या साहब ने बोला कि शॉर्ट टर्म में भी काम हो जाएगा, तो अपन चलते हैं मनी मार्केट, एंड दिस इज मनी मार्केट। मतलब ये मनी मार्केट नहीं है, बस तो स्टॉक एक्सचेंज है, जिसको मैंने बस सामने मार्केट के लिए नाम रख दिया है, ठीक है, बट इट इज़ नॉट मनी मार्केट, ठीक है। तो अब विजय माल्या साहब आते हैं। अब विजय माल्या साहब कमर्शियल पेपर इशू करेंगे, क्यों, बिकॉज विजय माल्या साहब ना तो बैंक है ना ही गवर्नमेंट है, विजय माल्या इज कॉर्पोरेट, ठीक है। तो अपने कमर्शियल पेपर इशू करेंगे। जब वो कमर्शियल पेपर इशू करेंगे, ठीक है, जब हमारे विजय माल्या साहब कमर्शियल पेपर इशू करेंगे, तो उस डॉक्यूमेंट पे लिखा रहेगा, देखो उस डॉक्यूमेंट निकाल करेगा कि भैया मैं ये अपना किंगफिशर का मालिक आपको 5,000 रुपये देने का वादा करता हूँ, आपको 5,000 रुपये देने का वादा करता हूँ, ये 50 मतलब 10% इंटरेस्ट रेट पे आज से 6 महीने बाद, ठीक है। इस टाइप की 3 चीज़ें, मेनली 3 चीज़ें लिख लेंगे, ठीक है। एक तो क्या कि भैया कितना अमाउंट है, दूसरा कितना इंटरेस्ट रेट, और कितना टाइम ड्यूरेशन, ठीक है, कितना टाइम ड्यूरेशन। अब यहाँ पर कमर्शियल पेपर है तो यहाँ के इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई रहते हैं, बिकॉज हमारे माल्या साहब पे या कॉर्पोरेट पे लोगों को भरोसा नहीं होता, तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट भी आप देख सकते हैं काफ़ी हाई है, ठीक है, 10% काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट है। अब यहाँ पर मान लो कि कोई भी, मान लो अब यहाँ पर आप हैं, आप बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, अरोड़ा सर बैठे हैं, ठीक है, अरोड़ा सर बैठे हैं।
अब हम तीनों ने इनके मतलब मैंने क्या किया, ये रहा मैं, ठीक है, अच्छा ये तो आप हैं, ये मैं हूँ, ठीक है, मैं मतलब कमलेश। तो मैंने क्या किया, मैं थोड़ा रिस्क एपेटाइट वाला पर्सन हूँ, सो व्हाट डिड आई डू, मैंने भैया हमारे माल्या साहब का ये जो बॉन्ड था, ये जो अपनी क्या कह सकते कमर्शियल पेपर था, खरीद लिया। अब मुझे 6 महीने बाद, ठीक है, अब मुझे 6 महीने बाद क्या मिलेगा, 6 महीने बाद 5,000 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है, वो भी 10% इंटरेस्ट लगा के, ठीक है। लेकिन माले साहब ने ये नहीं कहा था मुझे मिलेंगे, यहाँ पर कहीं नहीं लिखा था कमलेश वर्मा को मिलेंगे, यहाँ पर ये लिखा था जिसके पास भी ये कमर्शियल पेपर होगा वो पैसे मैं इनको वापस करूंगा। मतलब ये है कि मैं बाद में जाके इस कमर्शियल पेपर को किसी और को भेज सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे घर में कोई आपदा आ गई, ठीक है, अब मुझे 5,000 रुपये की ज़रूरत है, ठीक है, मुझे 5,000 रुपये की ज़रूरत है। अब मैंने सोचा कि भैया माल्या साहब तो मुझे 6 महीने बाद देंगे, तो मैं क्या करूँगा, ये जाके अरोड़ा सर को वापस कर दूंगा, ठीक है, अरोड़ा सर से बोलूँगा कि भैया आप मुझसे खरीद लो और मुझे पैसे वापस कर दो। इसके बाद 6 महीने बाद अरोड़ा सर जाएंगे माल्या साहब के पास, बोलेंगे देखो ये मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, आप मुझे ये जो पैसे लिखे उस पर वापस कर दो, ठीक है। समझ में आया कि इंसान की वैल्यू नहीं, यहाँ पर डॉक्यूमेंट की वैल्यू, जिसके पास डॉक्यूमेंट होगा उसको ये पैसे वापस मिलेंगे, ठीक है, जिसके पास डॉक्यूमेंट होगा उसको ये पैसे वापस मिलेंगे, ठीक है। इन द सेम वे अगर मान लो यहाँ पर गवर्नमेंट होती तो बिल को इशू करती, फिर यहाँ पर इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम होता है, टाइम ड्यूरेशन लिखी होती। अब इस बार मान लीजिए अरोड़ा सर खरीदते, ठीक है, उसके बाद जब अरोड़ा सर इस चीज़ को खरीदेंगे, अब उनको मान लो थोड़े से पैसे जरूरत पड़ने पड़ी, तो हो सकता है ये आपको आके भेज दें और आप बोलोगे ठीक है यार मैं खरीद लेता हूँ, और उसके बाद आप जाओगे 6 महीने बाद और गवर्नमेंट से पैसे ले लोगे, देखो भैया ये डॉक्यूमेंट मेरे पास है, अरोड़ा सर के पास नहीं, और आपने बोला जिसके पास ये डॉक्यूमेंट होगा उसको पैसे मिलेंगे। तो इन दिस वे हाउ आर मनी मार्केट वर्क्स, ठीक है, इस तरीके से हमारा मनी मार्केट काम करता है। तो आई थिंक यू आर क्लियर विद द मनी मार्केट कि भाई मनी मार्केट की वर्किंग कैसे होती है। अब वी हैव टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट, अच्छा अभी तो काफ़ी टाइम है, सो वी विल स्टार्ट विद इट, ठीक है। सो अभी हमें क्या क्या पढ़ना है, अभी हमें पढ़ना है ये सारी की सारी जो भी दैट मीन्स कंप्लीट ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनके बारे में पढ़ना है। सो आई थिंक इट विल टेक जस्ट 15 मिनट्स, सो आई विल ट्राई टू कंप्लीट द मनी मार्केट टुडे इटसेल्फ, ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट से। तो मैंने आपको 3 इंस्ट्रूमेंट बताए। पहला इंस्ट्रूमेंट क्या था, ठीक है, पहला इंस्ट्रूमेंट था हमारे सामने बिल्स, ठीक है, दूसरा इंस्ट्रूमेंट है कमर्शियल पेपर, और तीसरा इंस्ट्रूमेंट है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। एक चीज़ और यहाँ पर आप देखेंगे मैंने काफ़ी चीज़ें मतलब आपको लग रहा होगा कि स्किप कर दिए, फॉर एग्जाम्पल कि एंजल इन्वेस्टर और ये सब चीज़ें, तो ये जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें दीज आर रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट और कैपिटल मार्केट, तो वहाँ पर कवर होंगी। आप ये मत समझिएगा कि चीज़ें कवर नहीं होंगी, हर चीज़ यहाँ पर कवर होगी, ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं बिल से। यहाँ पर मनी मार्केट में मेनली इट इज़ ऑल अबाउट द इंस्ट्रूमेंट्स एंड हु आर द पार्टिसिपेंट एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मार्केट एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ मनी मार्केट। तो ये चीज़ें यहाँ पर बेसिक थी, कॉन्सेप्ट थी, मैंने ये समझाया है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इकोनॉमिक्स में चीज़ें आएंगी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। ये जो एंजल इन्वेस्टर क्या होता है, ये क्या होता है, आप कोई भी आखिरी में मंथली मैगजीन उठाएंगे, किसी की भी आती हो, पीटी हो चाहे डिनसाइड फिनसाइड जो भी हो, जो भी आपको अच्छी लगे आप उसको उठाइएगा, उसमें रट लीजिएगा, उसमें डेफिनेशन होगी, काम आ जाएगी, ठीक है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो शायद तक आपको मैगजीन में नहीं मिलेंगे, वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। और यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे, इनडायरेक्ट डायरेक्ट सब मिला जुला के। और आपको यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली मेरा ऐसा टारगेट रहता है कि जो मुझसे पढ़ रहे हैं मैं उनको मिनिमम 20 तो स्कोर करवा ही हूँ, ठीक है। अगर आप अच्छे से करंट अफेयर स्कोर करेंगे, अच्छे से करंट अफेयर करेंगे तो आपके 25 to 30 भी चले जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा टारगेट रहता है कि भैया अगर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बन रहे हैं तो आपसे बनेंगे सारे के सारे, ठीक है। दिस इज माई दैट मीन्स वट एवर यू वांट टू कॉल इट, बट फिर भी हम चालू करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द फॉर्म ऑफ बिल्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, दिस इज माई ऑब्जेक्टिव, ठीक है। कभी कभी वर्ड याद नहीं आते हैं सब पढ़ाते पढ़ाते। देखो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका था कि अगर गवर्नमेंट को कभी भी शॉर्ट टर्म फंड की ज़रूरत होती है, शॉर्ट टर्म फंड मतलब 365 डेज से कम, अगर कोई भी आपको शॉर्ट टर्म फंड बोले उसका मतलब क्या होगा, 365 डेज से कम। सो आरबीआई, ठीक है, अब गवर्नमेंट जाके आरबीआई को बोलेगी भैया हमें इतने देर पैसों की ज़रूरत है, तो आप अपने हिसाब से एक बिल बना लो और इसमें ये चीज़ लिखने का भैया गवर्नमेंट आपको इतने टाइम बाद इतने इंटरेस्ट रेट पे इतने इतने पैसे वापस करेगी, ठीक है। तो आरबीआई पूरा तैयार कर देगी। अब इसके बाद आरबीआई क्या करेगी, आएगी और इन बिल्स को मार्केट में बेच देगी, ठीक है, इन बिल्स को मार्केट को बेच देगी। अब देखो ये जो बिल्स हैं इसको कोई भी परचेज कर सकता है, या तो इंडिविजुअल परचेज कर सकते हैं, कॉर्पोरेट्स परचेज कर सकते हैं, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन परचेज कर सकते हैं। लेकिन हर बार ऐसा देखा जाता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो बिल्स होते हैं इनको कौन परचेज करता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक्स, ठीक है। अब इनके दो रीज़न है, सबसे पहला रीज़न तो ये है कि भैया इनको एसएलआर में ज़रूरत पड़ती है, या फिर अगर रेपो रिवर्स रेपो में अगर कुछ लोन लेना हो तो उसमें ज़रूरत पड़ती है। और वेयरएस अगर आप बात करें कॉर्पोरेट की तो क्या उनको ज़रूरत पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं। और अगर बात रही हमारे कस्टमर्स को, तो ये सब तो आप जानते हैं हमारे इंडिया में इतनी डिजिटल लिटरेसी फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, तो दे प्रेफर टू इन्वेस्ट इन फिजिकल दैट मीन्स फिक्स डिपॉजिट। तो यहाँ तक तो इंडिविजुअल्स आते ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ज़्यादा कैरी आउट करते हैं। अब देखो ये जो हमारे बिल्स हैं इनको 3 फॉर्म्स में इशू किया जाता है, ठीक है, इनको 3 फॉर्म्स में मेनली इशू किया जाता है। एक होता है 91 डेज़ का ट्रेजरी बिल, याद रखना 91 डेज़ का ट्रेजरी बिल। इसके बाद आता है 182 डेज़ का ट्रेजरी बिल।
इसके बाद तीसरा आता है 364 डेज का ट्रेजरी बिल। अब मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी, अभी उसको याद करो यहाँ पर। तो फर्स्ट लेट मी टेक यू दैट स्लाइड, इसके बाद आपको याद आएगी। देखो मैंने बताया था मेनली जो मेच्योरिटी ऑफ बोरिंग में रहती है मनी मार्केट में, वो रहती है 1 दिन की, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ओवरनाइट मनी, ठीक है। 1 से 14 दिन की, जिसको हम बोलते हैं नोटिस मनी, ठीक है। इसके बाद 14 दिन से 365 दिन की, जिसे हम बोलते हैं टर्म मनी, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं टर्म मनी। तो यहाँ तक तो आप देखो गवर्नमेंट के लिए लगभग सेम है, ठीक है। यहाँ पर तो गवर्नमेंट के लिए लगभग सेम है, लेकिन गवर्नमेंट ने अपने लिए कुछ नई नई चीज़ें इन्वेंट करके रखी हैं जो कि हमें एक्सेप्शन है, और उसे एज अ एक्सेप्शन याद रखना है, ठीक है। गवर्नमेंट क्या क्या करती है, 91 डेज का ट्रेजरी बिल इशू करती है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल आप देखो एक दिन का है, 14 दिन का है, 14 से 364 दिन का है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने अपने लिए कुछ स्पेशल वो चीज़ें रखी है। एक 91 डेज का ट्रेजरी बिल होता है, 182 डेज का ट्रेजरी बिल होता है, 364 डेज का ट्रेजरी बिल होता है, ठीक है। अब आपने देखा गवर्नमेंट ने अपने लिए एक तरीके से हर चीज़ रख ली है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 मंथ्स के लिए, ठीक है, अगर 3 महीने के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, अगर गवर्नमेंट को 6 महीने के लिए पैसा चाहिए, और गवर्नमेंट को 1 साल के लिए पैसा चाहिए। अगर मान लो गवर्नमेंट को 3 महीने से कम के लिए पैसा चाहिए, ठीक है, 3 महीने से कम के लिए पैसा चाहिए, सो देन दैट पार्ट इज कॉल्ड एज कैश मैनेजमेंट बिल, ठीक है, जो से 91 दिन से कम के लिए इशू किया जाता है। तो बस मैंने आपको वहाँ पर नोटिस मनी, कॉल मनी और आप कह सकते हैं ओवरनाइट मनी इसलिए बताई बिकॉज आप उसको कंफ्यूज ना करो, वो कंप्लीट मार्केट के लिए एक है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने अपने लिए 3 चीज़ें अलग से निकाल के रखी है। एक होता है 91 डेज से कम के लिए, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कैश मैनेजमेंट बिल। इसके बाद आता है 91 डेज का, जिसको हम बोलते हैं 91 डेज ट्रेजरी बिल। इसके बाद आता है 182 डेज ट्रेजरी बिल का, जो होता है अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ्स के लिए। और इसके बाद होता है 364 डेज ट्रेजरी बिल, जो अप्रॉक्सीमेटली होता है 1 साल के लिए, ठीक है, 1 ईयर के लिए, 1 साल के लिए। समझ में आए, गवर्नमेंट का एक क्लासिफिकेशन याद रखना इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं इसको। और वहाँ पर जो क्लासिफिकेशन बताया 1 डे 14 डेज और क्या क्या बताया था, ठीक है, 1 डे 14 डेज और इसके बाद 1 to 14 डेज एंड 14 to 365 डेज, ठीक है। तो इसको मत भूलना, इसको याद रखने की कोशिश करना, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर अलग से स्पेशल फोकस देके बताया। लेकिन गवर्नमेंट बिल्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, कि कैसे गवर्नमेंट आरबीआई के बिहाफ में अपने काम करवाती है। और ये फैक्ट है, तो फैक्ट में आपकी आई कैन नॉट हेल्प, आपको फैक्ट्स रखने ही पड़ेंगे। मैंने बताया था अब लगभग हमने कॉन्सेप्ट वाली जो चीज़ें हैं वो छोड़ चुकी हैं पीछे, अब यहाँ पर रटने वाली चीज़ें बढ़ चुकी हैं। तो अब यहाँ पर आपका काम बढ़ चुका है, मेरा काम अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं पिछले 40-45 लेक्चर में कंप्लीट हो चुका है, ओके। इसके बाद आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कब इशू किया जाता है, सबसे पहले किसके द्वारा इशू किया जाता है, बैंक के द्वारा इशू किया जाता है। किसके द्वारा, बैंक के द्वारा इशू किया जाता है। अब ये क्यों इशू किया जाता है, जब बैंक्स आर इन नीड ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स, ठीक है, शॉर्ट टर्म फंड, STF का मतलब है शॉर्ट टर्म फंड्स। सो बैंक्स क्या कर सकते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उनके यहाँ पर कोई बंदा आ गया, बोल रहा कि भैया मेरे को 1 करोड़ वापस चाहिए, और बैंक ने ऑलरेडी अपने 1 करोड़ वो कहाँ लोन में फंसा दिए हैं, तो बंदे को तो वापस करने पड़ेंगे, अदरवाइज तो बैंक डिफॉल्ट कर जाएगा। तो उसके लिए उन्होंने 6 महीने के लिए पैसे इशू किए, बिकॉज 6 महीने बाद उनके 1 करोड़ वापस आने वाले थे, तो जो बैलेंस शीट है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है, समझ में आया। अब ये जो CD इशू करेंगे आप, बैंक किसी को भी भेज सकते हैं, जो भी उनको पैसे देने को तैयार हो, भले इंडिविजुअल हो, कॉर्पोरेट हो, गवर्नमेंट हो, RBI हो, कोई भी हो, किसी को भी ये लोग इशू कर देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है जिसको याद रखिएगा, ये लोग सिर्फ और सिर्फ 1 लाख, मतलब मिनिमम अमाउंट इनकी 1 लाख से चालू होगी, मतलब अब गवर्नमेंट का तो कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो हमारे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, उनकी मिनिमम अमाउंट कितनी होती है, 1 लाख। और उसके बाद 1 लाख के मल्टीपल में जितने भी आपको बढ़ाना बढ़ाते जाओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहली जो अमाउंट रहेगी 1 लाख, जैसे आपने देखा ना, जो कुछ SIPs होती हैं वो चालू होती है 500 रुपये से, कुछ चालू होती है 1000 रुपये से। तो वैसे यहाँ पर मिनिमम अमाउंट कितनी है, 1 लाख रुपये। उसके बाद उसी के मल्टीपल में बढ़ाते जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख, फिर 2 लाख, 3 लाख, आप 1.5 लाख नहीं कर सकते, ठीक है। मैंने बोला उसी के मल्टीपल में बढ़ाओगे, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, ये हो गई फेस वैल्यू, ठीक है। और याद रखना मिनिमम आपको 7 डेज के लिए लेना पड़ेगा मनी, और मैक्सिमम तो आप सभी को पता है कि भैया 364 डेज ही हो सकता है, बिकॉज अगर उससे ऊपर होगा तो देन दैट विल बी कॉल्ड एज कैपिटल मार्केट, और हमारा काम तो मनी मार्केट है। तो मिनिमम कितना है, 7 डेज, ठीक है। मिनिमम कितना है यहाँ पर इनके लिए, 7 डेज, और मैक्सिमम कितना है, 364 डेज, ठीक है, इसको मत भूलिएगा। अब देखो, जब याद रखना है, जब बैंक्स किसी और को इशू करेंगे, फॉर एग्जांपल किसी इंडिविजुअल को इशू कर रहे हैं, RBI को इशू कर रहे हैं, कॉर्पोरेट को इशू कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये लोग मार्केट रेट इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, मतलब कि क्या उसकी गुडविल है और दूसरा क्या डिमांड सप्लाई काम कर रहा है। लेकिन जब ये लोग खुद बैंक्स को इशू करेंगे तो दे विल इशू एट माइबोर, ठीक है। माइबोर का फुल फॉर्म है मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट, मतलब द रेट एट विच बैंक लेंड्स टू ईच अदर, ठीक है। बैंक्स अपने एक दूसरे को, मतलब सिंपल सी बात है कि फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर का एग्जांपल लो, ठीक है। अगर आपका फ्रेंड भी डॉक्टर है, आप भी डॉक्टर हो, और फिर बिल्कुल बहुत सारे फैमिली डॉक्टर है, तो आपसे फीस नहीं लेते हैं, या फिर बहुत ही सही एडवाइस देते हैं, या फिर बहुत सारे डिस्काउंट दिलवा देते हैं, ये सब चीज़ें होती है। मतलब डॉक्टर को हेल्प करवाने की कोशिश करता है, उनका फ़ायदा करवाने की कोशिश करता है। उसी प्रकार से बैंक को फ़ायदा करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी इंटरेस्ट रेट रहता है मार्केट से, उससे कम रेट को माइबोर कहते हैं, ठीक है। मतलब द रेट एट विच बैंक्स लैंड टू ईच अदर, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपका बैंक है SBI, मेरा है PNB, ठीक है। आप
SBI ने PNB से डिमांड की, ठीक है, SBI ने PNB से डिमांड की, तो मैंने बोला अच्छा आप भी बैंक कम्युनिटी के हो, ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा कम रेट पे दूंगा, जिस रेट को अपन शॉर्ट में कहते हैं माइबॉर, मतलब उस रेट पे जिस पे बैंक एक दूसरे को लैंड करते हैं, ठीक है। और इसका जो कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट हुआ है वो लाइबॉर से ओरिजिनेट हुआ है, मतलब ये कि ये सबसे पहले इस टाइप का कॉन्सेप्ट जो आया था कि मतलब बैंक को लैंड करेंगे थोड़े कम पैसे पे लैंड करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था, लंदन से आया था, और वहाँ के उस रेट को लाइबॉर कहते थे, मतलब लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट, और फिर हमने यहीं से उसे कैरी आउट किया, बिकॉज ब्रिटिश की तो लेगेसी हमारे पास है, क्योंकि हमें रखनी तो पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक एक्सेप्शन आता है, ठीक है, अभी हम यहाँ पर हमारे सामने एक एक्सेप्शन आता है। एक्सेप्शन क्या आता है, मैंने बोला कि किसी को भी मनी मार्केट में 364 दिन से ऊपर पैसे लेना अलाउड नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। अब जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स और जो भी हैं, उनको एक्सेप्शन है, मतलब वो लोग 3 साल तक लोन ले सकते हैं मनी मार्केट से ही। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन की आप देख लो, इनके लिए स्पेशल टाइम ड्यूरेशन बनी थी गवर्नमेंट के लिए, उसी प्रकार से जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, भले वो क्या हो, भले अगर वो आपके सामने, जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंश्योरेंस कंपनी हो, फॉर एग्जांपल LIC हो, या कोई म्यूचुअल फंड हो, HDFC का म्यूचुअल फंड हो, ये सब है, इन सबको एक्सेप्शन है, ठीक है, इन सबको छूट है कि भैया आप 1 साल नहीं, आप 3 साल तक के लिए लोन ले सकते हो। तो याद रखना, 2 एक्सेप्शन बता चुका हूँ, 2 से 3 एक्सेप्शन बता चुका हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन बताया। यहाँ पर भी है माइबर वाला एक्सेप्शन बताया, तो यहाँ पर अब चीज़ें रटने वाली बढ़ गई है, बिल्कुल आपकी केमिस्ट्री बन गई है, ये कोई ट्रेंड नहीं दिखेगा, बस एक्सेप्शन 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 घुसते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इनको ज़्यादा ध्यान में रखना, इसलिए बार बार मैं चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या है सर्टिफिकेट डिपॉजिट, क्या है, जब शॉर्ट टर्म फंड की जरूरत पड़ती है किसको, बैंक्स को, तो वो लोग सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट रिलीज करेंगे। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में वही लिखा रहेगा, भाई मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, इतने परसेंट इंटरेस्ट रेट पर दूंगा, और उसके बाद इतने महीने बाद वापस कर दूंगा। उसके बाद ये बैंक किसी को भी बेच देंगे, लेकिन मिनिमम 7 दिन के लिए इन लोग को लोन लेना पड़ेगा, और जो मिनिमम वैल्यू रहेगी वो 1 लाख रहेगी, उसके बाद अगर उससे ज़्यादा चाहिए उसके मल्टीपल पे रहेंगे, ठीक है। और लेकिन जब बैंक एक दूसरे को लैंड करेंगे तो दे विल लैंड एट माइबॉर, ठीक है, दे विल लैंड एट माइबॉर, दैट इज कॉल्ड एज मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट। और उसके बाद लेकिन अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर देखिए ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स दोनों सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करते हैं, ठीक है, दोनों सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करते हैं, बताना भूल गया था। तो जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक्स जब ये इशू करेंगे तो उनके लिए लिमिटेड, मतलब एक्सेप्शन है कि भैया वो लोग 3 साल तक भी इशू कर सकते हैं, ठीक है, 3 साल तक भी इशू कर सकते हैं। तो ये हो गया सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अब हम फाइनली आ जाते हैं एंड में, जैसे दैट इज कॉल्ड एज कमर्शियल पेपर्स, दैट इज कॉल्ड एज कमर्शियल पेपर्स। अब देखो कमर्शियल पेपर्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका, कॉर्पोरेट इशू कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल माल्या साहब, टाटा साहब, और उसके बाद अंबानी साहब, ये लोग इशू करेंगे, इनको पैसे की जरूरत होगी। लेकिन इनका भी सेम है कि भैया आप 7 दिन से कम के लिए इशू नहीं कर सकते हो, 7 दिन से कम के लिए इशू नहीं कर सकते हो। और उनके लिए मिनिमम वैल्यू क्या थी इशू करने की, 1 लाख ना, यहाँ पर है 5 लाख, यहाँ पर कितनी वैल्यू है 5 लाख, बिकॉज इनको ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। लेकिन अब इनका भी ये मत समझिएगा कि इनका मल्टीपल ऑफ 5 होगा, जैसे मैंने आपको बताया उनका मल्टीपल ऑफ 1 था कि भैया 1, फिर उसके बाद 2, फिर 3 लाख, फिर 4 लाख, ऐसे इशू कर सकते हो। यहाँ पर इनका भी मल्टीपल ऑफ 1 है, फॉर एग्जाम्पल 5 लाख, इसके बाद 6 लाख, फिर 7 लाख। अब भैया से 5 बढ़ाते जाएंगे तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी ना। और यहाँ पर एक एक्सेप्शन, फिर से एक्सेप्शन, इट कांट बी सोल्ड टू RBI, आप RBI को इसे बेच नहीं सकते, ठीक है, बिकॉज अगर RBI परचेज कर रही है मतलब गवर्नमेंट परचेज कर रही है, गवर्नमेंट परचेज कर रही है। और काफ़ी चांसेस रहते हैं कि भैया कॉर्पोरेट डूब जाती है, जब कॉर्पोरेट डूब गई मतलब अल्टीमेटली क्या हो रहा है, गवर्नमेंट फिर इसको फंड करेगी, ठीक है, बिकॉज गवर्नमेंट का पैसा डूब गया ना, मतलब टैक्स पेयर का पैसा डूब गया। इसलिए इस चीज़ को बचाने के लिए RBI कमर्शियल पेपर को नहीं खरीद सकती है, ठीक है, ये एक्सेप्शन है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो हर जगह मैंने आपको एक्सेप्शन बता दिया है, एंड आई थिंक आई एम क्लियर विद कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड बिल्स, ये जितने एक्सेप्शन थे आई हैव क्लियर इट। अब आखिरी में एक चीज़ आती है, एक क्वेश्चन का आंसर बस दे दो मुझे, भैया विच वन इज लेस रिस्कियर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज लेस रिस्कियर और कमर्शियल पेपर इज लेस रिस्कियर। सिंपल सी बात है, मैं आपको बता चुका हूँ, इंटरेस्ट रेट 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक होती है गुडविल, तो गवर्नमेंट की गुडविल भी काफ़ी हाई रहती है एज़ कम्पेयर टू टाटा साहब और जो भी लोग हैं, और दूसरी फिर इसके बाद आती है डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड एंड सप्लाई तो सबके लिए सेम काम करेगा, लेकिन गुडविल है जो एक्चुअली में डिफरेंस क्रिएट करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लो मान लीजिए 3 लोग हैं पैसे देने वाले, ठीक है, 3 लोग हैं पैसे देने वाले, मान लीजिए आप हैं, आपके फ्रेंड हैं और आपकी मदर है, ठीक है। अब यहाँ पर अरोड़ा सर बैठे हैं और यहाँ पर मैं बैठा हूँ, ठीक है, यहाँ पर कमलेश वर्मा बैठा है। अब हम दोनों बैठे हैं, ठीक है। अब डिमांड एंड सप्लाई तो आप समझ सकते हो कि भैया डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, सॉरी मतलब यहाँ पर इसको कम कर दो, हाँ, सप्लाई करने वाले एक ही है, मान लो सिर्फ आप हैं, ठीक है, आप हैं, एग्जाम्पल भी सेट करना पड़ता है जब भी समझ में आता है। अब डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, ठीक है, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, तो सिंपल सी बात है क्या होगा, मैंने आपको बताया था रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई रहेगा। तो ये डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट तो हो गया, यहाँ पर लग गया, जितना लगना था लग गया कि भैया 5% पे सेट हो गया, ठीक है, 5% पे सेट हो गया कि मैं आपको इतने में दूंगा। लेकिन अब आप बताइए आखिर में किसको देंगे, जिसकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल अगर अरोड़ा सर की क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है तो आप उनको देना प्रेफर करेंगे, बिकॉज दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम में जाएगा, गुडविल।
ठीक है, अगर मेरी क्रेडिबिलिटी कम है तो आप मुझे नहीं देंगे, समझ में आया? तो आई थिंक यू आर क्लियर विद इट कि भैया जहाँ पर रिस्क ज़्यादा है वहाँ पर, जहाँ पर रिस्क ज़्यादा है वहाँ पर इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल कमर्शियल पेपर, और जहाँ पर रिस्क कम है वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर इंटरेस्ट रेट भी कम मिलेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट बिल्स। ठीक है, गवर्नमेंट बिल्स। तो आज के लिए हम चीज़ों को ख़त्म करते हैं एंड आई थिंक वी आर डन विद कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट। अब अगले लेक्चर से वी विल बिगिन विद कैपिटल मार्केट। ठीक है, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स। वो प्रॉपर 25 मिनट कंप्लीट हुआ है, देख लो टाइमिंग।